कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? एसिड क्या था? कॉन्जुगेट एसिड, इसमें हम लोग पेयर पढ़े थे, और कॉन्जुगेट बेस में क्या पढ़े थे? एसिड या बेस यहाँ पर जो हो रहा है बेसिकली किसके थ्रू देख रहे हैं? एक्चुअली H+ के थ्रू, मैंने H+ कितने है नहीं, H+ ऐड करेंगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, H+ को रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे मतलब ये बात हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस था, कॉन्जुगेट बेस जो था वो क्या था एक्चुअली? वो उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या? वीक बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? वीक बेस होगा, ये बताया था कभी। और ये भी बताया था कि कॉन्जुगेट जो बेस होगा एक वीक एसिड का, वो ऑलवेज क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और क्या बताया गया था यहाँ पर? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट जो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, वो क्या होगा? ऑलवेज एक वीक एसिड होगा। या कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस ऑलवेज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये तो पूरा लॉजिक था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप ढूंढना है किसके बीच? तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन pKa, pKb एंड pKw के बीच। इनका बीच हमें रिलेशन देखना है। अच्छा, pKa क्या था याद दिला देता हूँ। Ka क्या था एक्चुअली? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। Kb क्या था? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। और Kw था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये P कैसे आ गया? जब उसका माइनस लॉगरिथम करते हैं, माने माइनस लॉगरिथम ऑफ Kb इज कॉल्ड pKb, या माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka इज कॉल्ड pKa, या माइनस लॉगरिथम ऑफ Kw इज कॉल्ड pKw। इस तरीके से काम करते हैं। अभी तो हमें इनके बीच रिलेशन देखना है, कैसे ये लोग काम करता है। तो इस रिलेशन को जानने के लिए हमें एक वीक एसिड लेना पड़ेगा पहले तो, लाइक CH3COOH एक वीक एसिड है। इस वीक एसिड का आयनाइजेशन से हमें क्या क्या मिलेगा एक्चुअली? एक तो H+ मिल सकता है, और क्या मिल सकता है एक्चुअली? CH3COO- मिल सकता है, जो बेसिकली एक कॉन्जुगेट बेस है वीक एसिड का। जो वीक एसिड यहाँ पर CH3COOH लिया है हम लोगों ने, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया? CH3COO-। अब इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? Ka निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो Ka कितना होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ये हो गया Ka। और एक वीक बेस ले लेते हैं सिमिलरली। यहाँ पर तो वीक बेस नहीं, जो कॉन्जुगेट बेस जो लिए थे उसको ही एज ए बेस के तौर पे ट्रीट करते हैं इसको अभी। तो ये हो गया हम लोगों के लिए एक बेस। CH3COO- एक्चुअली बेस है। अब इस बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्चुअली? एक कॉन्जुगेट एसिड देखने को मिलेगा, लाइक CH3COOH, और साथ में क्या मिलेगा एक्चुअली? OH- आयन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर CH3COOH कब क्या बन गया फिर के लिए? कॉन्जुगेट एसिड बन गया इस बेस के लिए। किसके लिए बन गया? इस बेस के लिए CH3COOH बन गया कॉन्जुगेट एसिड। Ca का मतलब कॉन्जुगेट एसिड। तो इस हिसाब से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? क्या निकाल सकते हैं हम लोग? Kb को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो Kb कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-। ठीक है ना। वाटर कॉन्सेंट्रेशन को लीक नहीं रहे क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग ना के बराबर चेंज हुआ होगा।
ना मल्टीप्लाई के ए एंड के बी, के ए मल्टीप्लाई विथ के बी, तो क्या होगा, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3COO माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH मल्टीप्लाई विथ के बी, जो कितना है CH3COOH इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस। तो ये बात देखो CH3COO माइनस कट जा रहा है बोथ साइड से, एंड CH3COOH भी कट गया, जो बेसिकली कितना रहेगा एक्चुअली H प्लस आयन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा एक्चुअली OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रह गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, या KW भी कहते हैं इसको। तो हमें जो रिलेशन मिल गया KA KB और KW के बीच, क्या हो गया KA इंटू KB इज इक्वल टू क्या हो गया KW। ये हो गया मेन रिलेशनशिप इनके बीच, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। KW इज इक्वल टू क्या हो गया KA इंटू KB। अब PKB में ले जाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड को लॉगारिथम करना है, माइनस लॉगारिथम, तो सबको बोथ साइड को लॉगारिथम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ, दिखाई दे रहा है सबको, माइनस लॉगारिथम ऑफ KA माइनस लॉगारिथम ऑफ KB इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस लॉगारिथम ऑफ KW, जब बेसिकली कितना हो गया, तो माइनस लॉग ऑफ KA को क्या बोलेंगे PKA, माइनस लॉग ऑफ KB को क्या बोलेंगे PKB, माइनस लॉग ऑफ KW को क्या बोलेंगे PKW। सो देयरफॉर फाइनली वी अचीव द रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो गया PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। ये हो गया फाइनल रिलेशनशिप, ये हो गया फाइनल रिलेशनशिप। अब दोनों के वैल्यू का KW का वैल्यू कितना था वाटर के लिए 10⁻⁻14 था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो उस हिसाब से PKW कितना हो जाएगा बेसिकली माइनस लॉग ऑफ KW, बेसिकली कितना होगा बेसिकली माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, जो बेसिकली कितना हो गया 14 हो जाएगा। सो देयरफॉर PKA प्लस PKB इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप। तो यही रिलेशनशिप को हमें याद रखना है। ये हो गया ओके। तो सॉल्ट क्या होता है, एक हेडिंग देते हैं सॉल्ट। सॉल्ट किसको कहते हैं, सिंपल वर्ड में बोले सॉल्ट होता है एक ऐसा चीज़ जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। मैंने जब कोई एक एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तभी हमें क्या देखने को मिलता है एक्चुअली एक सॉल्ट प्रिपरेशन होता है, सॉल्ट न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद क्या देता है सॉल्ट देता है टू फॉर्म सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है फिर, जब एक एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें क्या देखने को मिलता है एक सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है या सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाले रिएक्शन मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो ऐसे हो रहा है, एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर, ये होता है सिंपली रिएक्शन सॉल्ट का फॉर्मेशन का। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मैंने यहाँ पर हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, मतलब यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा नेगेटिव में रहेगा, जो भी होगा नेगेटिव में रहेगा। ओके एग्जाम्पल के जैसे मानो HCl एक एसिड हो गया जो रिएक्ट कर रहा है एक बेस जैसे NaOH ले लो, तो उनके बीच रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें NaCl, मैंने सॉल्ट के तौर पे NaCl का फॉर्मेशन होगा और वाटर का बनेगा। और डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो रहा है -13.7 किलो कैलोरी। तो इससे पता लगा रहा है कि एक एक्सोथर्मिक हो रहा है, और जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, कितने हीट रिलीज हो रहा है -13.7 किलो कैलोरी, मैंने ये फिक्स्ड है।
जब हम लोग कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट करेंगे, ऑलवेज इतने ही अमाउंट का हीट रिलीज होगा, ये कॉन्फर्म्ड है, मैंने ऑलवेज फिक्स्ड है। और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा इसमें। तो यही था सॉल्ट फॉर्मेशन का रिएक्शन। तो टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने टाइप का होता है वो जानेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा नॉर्मल सॉल्ट। तो पहला टाइप का नाम हो गया क्या, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलेंगे हम लोग, मतलब जो सॉल्ट कॉम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, मतलब जहाँ पर एसिड और बेस एक दूसरे को कॉम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, मतलब वहाँ उस सॉल्ट के अंदर कोई रिप्लेसेबल H+ भी नहीं है मौजूद, कोई रिप्लेसेबल OH- भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखना है बेसिकली नॉर्मल सॉल्ट के अंदर, कि कॉम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर लिखना क्या है एक्चुअली, कॉम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करें तो इस पूरे वर्ड का, कॉम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उस सॉल्ट के अंदर कोई रिप्लेसेबल H+ बा OH- प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो रिप्लेसेबल H+ और OH- आयन, ठीक है। सो यहाँ पर कोई H+ व OH- वो नहीं देगा रिप्लेसेबल, तभी उसको नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे हम लोग। जैसे NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि NaCl से कोई रिप्लेसेबल H+ भी नहीं मिलेगा, OH- भी नहीं मिलेगा, तो एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया NaCl। तो एग्जाम्पल देखना है अभी, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जैसे हो गया NaCl, और कौन कौन हो सकता है, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4, जैसे और कौन हो गया, KCl हो गया, जैसे और क्या हो गया, Na2CO3 हो गया, Na2CO3 हो गया। ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ का, नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। मैं सारे नॉर्मल सॉल्ट का दिखा रहा हूँ। एक्वा सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो क्या देगा वो, हाइड्रोलाइसिस से क्या फॉर्मेशन करेगा। जैसे नॉर्मल सॉल्ट जैसे Na2SO4 कैसे बनेगा, तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 ले लेते हैं हम लोग। तो H2SO4 के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, किसका रिएक्ट हो रहा है, NaOH का रिएक्शन करेंगे, तभी क्या बनेगा एक्चुअली, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4। तो यहाँ पर 2 सोडियम चाहिए बेसिकली, और इस तरीके से बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर फर्दर इसमें देख पा रहे हैं कि Na2SO4 के अंदर कोई रिप्लेसेबल H+ व OH- नहीं है मौजूद, तो मतलब ये नॉर्मल सॉल्ट के कैटेगरीज में आ जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट के कैटेगरीज में। नॉर्मल सॉल्ट के बाद और कौन हो सकता है, जैसे और एग्जांपल जैसे KCl था फॉर एग्जांपल। तो KCl कहाँ से मिलेगा, देखो KCl को मिलने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक HCl ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे, और रिएक्ट करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे मिलेगा क्या एक्चुअली KCl और वाटर, ठीक है। सिमिलरली जैसे मानो 2NaOH है, तो उसके साथ रिएक्शन करते चलो H3PO3, तो इससे एक्चुअली एक नॉर्मल सॉल्ट को फॉर्मेशन करना है जहाँ पर कोई रिप्लेसेबल H+ ना रहे। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaHPO3, क्या होगा NaHPO3। बट यहाँ पर देख के लग रहा है जैसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर, लेकिन गलत है, ये वाला हाइड्रोजन नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। क्योंकि H3PO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सब समझ आएगा क्यों ये नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये क्यों इस हाइड्रोजन को हम लोग आयनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर याद दिला देता हूँ H3PO3 का। ऐसे था H3PO3 का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरस हो गया मिडिल में, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। सो यहाँ पर थोड़ा गलती कर दे, Na2HPO3 होना चाहिए था हम। अब ठीक है, Na2HPO3 विल बी द नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर जो देख पा रहे रिप्लेसेबल H+ आयन 2 मौजूद है H3PO3 के अंदर, और ए वाला जो हाइड्रोजन है ना बीच का, वो नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ए वाला हाइड्रोजन जो है।
तो मतलब उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बाकी जो 2 हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर सकते, तो उनको रिप्लेस करके तो 2 सोडियम ले आ गए हम लोग ऑलरेडी। तो ओवरऑल ये सॉल्ट कैसा टाइप का सॉल्ट बन गया, एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया। क्या बन गया एक्चुअली, एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया, क्योंकि उसके अंदर कोई और रिप्लेसेबल H प्लस मौजूद नहीं है। जो भी था पॉसिबल H प्लस जो रिप्लेस कर सकते थे वो कर दिया हम लोगों ने। और वो कितने थे एक्चुअली, 2 रिप्लेसेबल H प्लस था इसके अंदर, इस एसिड के अंदर। तो उनको रिप्लेस करके सोडियम हम लोगों ने ले आए तो ऑलरेडी ना। तो फर्दर कोई H प्लस नहीं है मौजूद जो रिप्लेसेबल हो। तो इसलिए यहाँ पर H3PO3 का जो नॉर्मल सॉल्ट वाला वर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, Na2HPO3 हो जाएगा। ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल दे रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला था H3PO4, उसका नॉर्मल सॉल्ट कैसे दिखेगा। तो एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे हो रहा है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। सो यहाँ पर कितने सारे H प्लस आयन है जो रिप्लेसेबल हो सकता है, एक्चुअली 3। ये लोग है क्या, रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स। मतलब एक फॉस्फोरिक एसिड 3 H प्लस दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों H प्लस को रिप्लेस कर देंगे बाई 3 सोडियम, तभी हम लोग को नॉर्मल सॉल्ट देखने को मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा उसका, Na3PO4। दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट वर्जन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से सारे नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट मीन्स यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सॉल्ट फॉर्मेशन के समय। क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से क्या हो रहा है, पूरा पूरा H प्लस रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, या OH माइनस। इसलिए देयर इज रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट ना। इस केस में एसिडिक सॉल्ट है, मतलब रिप्लेसेबल H प्लस मौजूद होगा। देयर इज रिप्लेसेबल H प्लस आयन आर प्रेजेंट, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो एग्जाम्पल कैसे होगा देखो, जैसे मानो NaOH एक बेस है, वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। अब H2SO4 में एक्चुअली 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन रहता है, तो दोनों में से एक को ही मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और एक को मैं रख रहा हूँ। मतलब यहाँ पर NaOH कितना लेंगे हम लोग, मैंने इसको 1 लेंगे तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा रेशियो में। तो ऐसे रेशियो में जब लेंगे, उस न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। मैंने ये वाला न्यूट्रलाइजेशन को कहता है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मैंने यहाँ पर एक बेस एक एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक ही H प्लस रिप्लेस्ड होगा सोडियम से, बट अभी भी एक H प्लस रह जाएगा सल्फ्रिक एसिड के अंदर। और जिस वजह से इस टाइप का एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा जो होगा क्या, NaHSO4। और इस सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली एसिडिक सॉल्ट। इसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे हम लोग, एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट बोल रहा है, क्योंकि इस सॉल्ट को हम लोग फर्दर आयनाइज करके H प्लस दे बना सकते हैं यहाँ से। मैंने NaHSO4 जो है वो उसको फर्दर आयनाइज करेंगे तो क्या देगा, एक्चुअली Na प्लस और HSO4 माइनस देगा। और यही जो HSO4 माइनस है वो आयनाइज होकर मुझे H प्लस प्रोवाइड कर सकता है रिप्लेसेबल, और SO4 2 माइनस आयन प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जहाँ पर जिस सॉल्ट के पास H प्लस रिप्लेसेबल मौजूद होगा वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, NaOH को 1:, NaOH के साथ H2SO4 का 1:1 रेशियो में रिएक्ट करना पड़ेगा। 1:2 में करेंगे तो वो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। माने NaOH को हम लोग 2 रेशियो में लेंगे और इसके साथ रिएक्ट करेंगे H2SO4 का जो वो 1 लेंगे, तो उस केस में नॉर्मल सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा फिर से। मैंने उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा सॉल्ट के तौर पे, Na2SO4, जो एक्चुअली एक नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि उसके अंदर कोई रिप्लेसेबल H प्लस आयन मौजूद नहीं है, इसलिए नॉर्मल सॉल्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे मानो NaOH के साथ फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के पास 3 रिप्लेसेबल H प्लस आयन रहता है। तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए कैसे कैसे रेशियो में लेना पड़ेगा, देखो फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग 1 रेशियो में ले लिया और NaOH को भी 1 में ले लिया, तो उस केस में हमें कौन सा सॉल्ट को देखने को मिलेगा, NaH2
PO4 देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी 2 H मौजूद है जो रिप्लेसेबल H+ हो सकता है बाद में जाकर। तो इसलिए क्या किस टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, ये एक्चुअली एक एसिडिक सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 में ले रहा हूँ और H3PO4 को मैं 1 में ले रहा हूँ रेशियो में, तो उस केस में भी एक एसिडिक सॉल्ट ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो सॉल्ट बन रहा है वो हो रहा है क्या, Na2HPO4 बन रहा है। तो इसके अंदर भी देखो अभी भी रिप्लेसेबल H+ मौजूद है एक, अभी भी, जो बाद में H+ दे सकता है। तो मतलब ये भी एक क्या बन गया, एक्चुअली एक एसिडिक सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया। लेकिन नेक्स्ट में मैं रेशियो में ले रहा हूँ क्या, इसको 3 में ले रहा हूँ, इसको 1 में ले रहा हूँ। देखो इस रेशियो में लेंगे तो फिर नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों NaOH क्या करेगा, तीनों H+ को रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा और बन जाएगा क्या, एक्चुअली Na3PO4, जो बेसिकली क्या है, एक्चुअली एक नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। तो मैंने पहले 2 को रिप्लेस करेंगे तो तभी जाकर एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तीनों के तीनों रिप्लेस कर देंगे तो फिर नॉर्मल सॉल्ट फिर से बन गया। जैसे सिमिलर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। मैंने एक रिएक्शन हो रहा है KOH के साथ कार्बोनिक एसिड का, KOH रिएक्ट विथ H2CO3, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद है। अब दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक को ही रिप्लेस कर रहा हूँ बाय द पोटेशियम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1:1 रेशियो में लेना पड़ेगा दोनों को, तभी मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट के तौर पे, KHCO3। और यहाँ पर ये क्या बन गया, एक्चुअली एक एसिडिक सॉल्ट बन गया, क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसेबल H+ मौजूद है एक, तो इसलिए क्या बन गया, एक एसिडिक सॉल्ट बन गया। कौन सा रिप्लेसेबल H की बात कर रहे हैं हम लोग, ए वाले को बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मानो यहाँ पर रेशियो को थोड़ा चेंज करके मैं 2:1 रेशियो में ले लिया, तब क्या मिलेगा, एक्चुअली 2:1 रेशियो में लेंगे तो यहाँ पर दोनों H ही रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय द पोटेशियम। तो मैंने प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, K2CO3। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, नॉर्मल सॉल्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रिप्लेसेबल H+ मौजूद और नहीं रहा, तो ये नॉर्मल सॉल्ट फिर से बन गया मेरा। नेक्स्ट रिएक्ट करना है क्या, H3PO4 के साथ, H3PO4 रिएक्ट विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH होल ट्वाइस। तो इस केस में देखो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसका एक्चुअली जानती है H+ रिप्लेसेबल कितना दे सकता है, 3 देता है यूजुअली, और BOH 2 देता है। अब पहले कंडीशन में मैंने क्या किया, दोनों को 1:1 रेशियो में ले लिया, मैंने फॉस्फोरिक एसिड भी एक ले लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक ले लिया। तो उस न्यूट्रलाइजेशन से क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो एक एक करके लेंगे तो बेसिकली इसका 2 के साथ रिएक्शन करेगा, एक इसका 1 एट ए टाइम। तो बेसिकली क्या मिलेगा मुझे, एक्चुअली BaHPO4 मिलेगा। क्या मिलेगा, BaHPO4 मिलेगा, जो बेसिकली कितने H+ कैरी कर रहा है, अभी भी रिप्लेसेबल 1, मैंने अभी भी ये क्या बन गया, एक्चुअली एक एसिडिक सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया। तो इसको एसिडिक सॉल्ट बना दिया। नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल बता रहे हैं, अभी इतना एग्जांपल काफ़ी है। अब नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट की तरफ भी चले जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग देना बेसिक सॉल्ट बोलकर, नेक्स्ट हेडिंग देना बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होगा, सिमिलरली जहाँ पर रिप्लेसेबल OH- आयन मिलेगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिक सॉल्ट माने यहाँ पर भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये लिखो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिस वजह से क्या होगा यहाँ पर, जिस वजह से क्या होगा, व्हिच हैव रिप्लेसेबल OH- आयन, रिप्लेसेबल OH- आयन। इस वजह से क्या होगा, उसके अंदर OH- आयन रहेगा रिप्लेसेबल। एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे टाइप का सॉल्ट का, जो बेसिक सॉल्ट क्या है लगेगा। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा जैसे जिंक ZnOHCl, और क्या हो सकता है जैसे AlOH होल ट्वाइस Cl,
जैसे और एग्जांपल क्या हो गया, Al OH SO4। जैसे और एग्जांपल क्या होगा, CaOH Cl2, नहीं Cl था कि था रहेगा। सो नेक्स्ट हेडिंग देना है डबल सॉल्ट बोलकर, तो हेडिंग देना डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट होता क्या है, लिखो, दोज एडिशन compound which is formed by addition of two salts is called double salt। मतलब डबल सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली दो एडिशन कंपाउंड जिनमें जो बनते कैसे, एक्चुअली दो अलग अलग सॉल्ट के एडिशन से, उनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। कैसे होता है, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, पोटासियम जैसे एग्जांपल हो गया। फॉर्मूला क्या होगा पोटासियम का, पोटासियम हो गया एक डबल सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, जैसे K2SO4 है डॉट, और क्या है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसको डबल सॉल्ट बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो सॉल्ट मौजूद है। देखो दोनों का एडिशन से एक्चुअली ये वाला सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब दो सॉल्ट एडिशन होकर एक नया सॉल्ट बना रहा है तब उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। यानी इसके अंदर K2SO4 भी है मौजूद, Al2SO4 होल थ्राइस भी मौजूद है। ऐसे और एग्जांपल क्या हो सकता है, पोटासियम जैसे हो गया, जैसे फेरस एमोनियम सॉल्ट जिसको मोर सॉल्ट भी कहते हैं। फेरस एमोनियम सॉल्ट, इसका कॉमन नेम क्या है, मोर सॉल्ट। तो फॉर्मूला क्या है मोर सॉल्ट का, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको कहते हैं मोर सॉल्ट कहते हैं। ठीक, इस तरीके से डबल सॉल्ट को सीख लिया। डबल सॉल्ट के बाद क्या सीखना है हमें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो एक हेडिंग देना क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलकर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट हेडिंग देना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है एक्चुअली, व्हिच गिव कॉम्प्लेक्स आयन। कॉन्सेप्ट में लिखो, व्हिच गिव कॉम्प्लेक्स आयन in aqueous medium, माने जो सॉल्ट एक्चुअली आयनाइज होने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेगा एक्वस मीडियम में, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स आया क्यों है, कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है इसीलिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है कंपाउंड का K4 थर्ड ब्रैकेट FeCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में उसको आयनाइज करेंगे तो मिलेगा क्या आयन, देखो 4K+ आयन मिल रहा है, और मिल रहा है क्या एक्चुअली FeCN होल 6 होल टू द पावर 4-। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा हिस्सा है ना, इसको ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, माने ये फर्दर आयनाइज नहीं हो पाता है। ऐसे ही करके मतलब मैक्सिमम इतना तक आयनाइज हो पाता है, मतलब फर्दर Fe या CN ये लोग कभी आयनाइज नहीं होता है। जब ऐसे आयन फॉर्मेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ऐसे आयन्स को। और जो कॉम्प्लेक्स आयन जिस सॉल्ट के अंदर रहता है उसी सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। मैंने ये हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल, K4 FeCN होल 6, जो आयनाइज होने से क्या दे रहा है एक्चुअली, एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। पहचानेंगे कैसे वो कॉम्प्लेक्स आयन है कि नहीं, इस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट से पहचान लेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। ये और एग्जांपल दे रहा हूँ और एक, जैसे थर्ड ब्रैकेट AgNH3 होल ट्वाइस थर्ड ब्रैकेट क्लोज Cl। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्योंकि उसको आयनाइज से क्या मिलेगा मुझे एक्चुअली, एक कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं हम लोग। वो मिल रहा है एक्चुअली एक, और Cl- आयन मिल रहा है। तो इतना जो पोर्शन हो गया ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे।
और ये कॉम्प्लेक्स आयन इसी के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दिया, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम दे दिया। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे करके काम कर रहा है। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, which give more than one type of cation or anions, मतलब जो लोग एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन दे सकते हैं। तो एक टाइप का कैटायन या बहुत सारे टाइप का एनायन भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल दिखा रहा है, एक कंपाउंड है NaKSO4, NaKSO4 एग्जाम्पल दिखा रहा है। तो उसको आयनाइज करेंगे तो क्या देगा, एक्चुअली Na प्लस K प्लस और साथ में आएगा क्या, SO4 2 माइनस आयन। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक से ज़्यादा टाइप का कैटायन यहाँ पर बन रहा है ना, मैंने कैटायन के तौर पे Na प्लस भी बन रहा है, K प्लस भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसको हम लोग मिक्स सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन मिल गया। तो NaKSO4 एक्चुअली एक मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से सॉल्ट का बात सीख लिया हम लोग ने। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो पहले जान लेते हैं क्या होता है। इट इज रिवर्स्ड प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। माने न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसलिए ये भी एंडोथर्मिक हो जाए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन क्या था, एक्सोथर्मिक था, इसलिए क्या बन गया, एक्चुअली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन गया। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। एग्जाम्पल दिखाते, जैसे एक सॉल्ट ले लेना, कोई भी सॉल्ट, तो उसके साथ वाटर का रिएक्शन होगा और जिससे बनेगा क्या, एक्चुअली एसिड और बेस। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। उसका ऑपोजिट को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट से वापस से मुझे एसिड और बेस मिल जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl का वाटर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो NaCl एक सॉल्ट हो गया जो हाइड्रोलाइसिस होकर वाटर से क्या देता है, एक्चुअली NaOH देता है और HCl देते हैं। तो NaOH हो गया क्या, बेस वाला वर्सन, और ये हो गया क्या, एसिड वाला वर्सन, और ये हो गया क्या, सॉल्ट। ठीक है। तो इसका डेल्टा एच कितना होगा, प्लस 13.7 होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक था ना, इसलिए। अब कितने टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स है हाइड्रोलाइसिस का, वो जानना है। टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अब हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है जहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। एक में हाइड्रोलाइसिस के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बना, लेकिन बेस के तौर पे जो बना वो वीक बेस बना। या उल्टा भी हो सकता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। या और एक केस हो सकता है जहाँ पर दोनों ही वीक बन रहा है, माने हाइड्रोलाइसिस के बाद जो एसिड मिला वो भी वीक है और जो बेस मिला वो भी एक वीक बेस है। तो इस टाइप का 4 टाइप का टोटल हाइड्रोलाइसिस होगा। माने आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जो मुझे एसिड बेस मिलेगा, दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्गर वर्सन है। और एक में देख रहा है कि एक वर्सन स्ट्रॉन्ग है, एक वर्सन वीक हो रहा है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, बट दोनों के दोनों ही वीक है। ये 3 सिनेरियो अराइज हो सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद। उनको टाइप डिफरेंट टाइप्स कहते हैं एक्चुअली। तो पहला जो हम लोग टाइप स्टडी करने वाला है इस टाइप का, जहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस।
तो हेडिंग देना पड़ेगा क्या, इस हाइड्रोलाइसिस का क्या नाम होगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ए से मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इस टाइप का सॉल्ट जो होगा जो हाइड्रोलाइसिस के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस देगा। एग्जाम्पल इस टाइप का सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे Na2SO4, जैसे एग्जाम्पल हो गया K2SO4, जैसे एग्जाम्पल हो गया NaClO4, जैसे NaI, जैसे हो गया KBr, जैसे NaNO3, जैसे हो गया तुम्हारा BaNO3 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस, जैसे हो गया BaSO4, है ना, ऐसे बहुत सारा और भी एटसेट्रा। तो ये सारे सॉल्ट में क्या बात है कि इनका हाइड्रोलाइसिस से एसिड स्ट्रॉन्ग मिलेगा, बेस भी एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल NaCl का तो देख चुका है बहुत बार, KCl क्यों देख सकते हैं। तो KCl को बनाते हाइड्रोलाइसिस करते हैं, चलो तो KCl को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, KOH मिल रहा है एक और HCl मिल रहा है। तो KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हुआ ना ये सॉल्ट। अब देखो KCl एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट यूजुअली होता है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उससे आयनाइज होकर क्या क्या देगा, KCl आयनाइज होकर K+ और Cl- आयन देता है आयनाइजेशन से एक्वस मीडियम में। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो उसको आयनाइज नहीं करते। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उनका कॉम्प्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे KOH होगा तो K+ OH- आयन मिल गया यहाँ से, और HCl से भी क्या मिल गया मुझे, H+ और Cl- आयन मिल गया। अब बोथ साइड से देखो Cl- कट गया, बोथ साइड से क्या होगा, K+ कट गया, तो रह जा रहा है क्या एक्चुअली, इस साइड में H2 रह गया और इस साइड में क्या रह गया, H+ और OH- आयन रह गया ना। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है, लास्ट में सब कुछ कैंसिल आउट होकर सिर्फ वाटर रह जा रहा है, और वाटर का pH कितना होता है हम लोग जानते हैं, 7 होता है। मतलब इस केस में जब कोई एक सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है उनका pH कितना होगा उस सॉल्यूशन का, 7 होगा। और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए उसके H+ अब OH- आयन कितना देगा उसके लिए तो डाउट होगा हम लोगों के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ नोट करके लिख सकते हैं। तो नोट में क्या लिखना है, जो ये जो सॉल्ट है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उनमें हम लोग क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि इट इज़ नॉट ए हाइड्रोलाइसिस, बेसिकली इट इज़ नॉट ए हाइड्रोलाइसिस। क्यों बोल रहे हैं इसको हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए हमें, क्यों नहीं बोलना चाहिए, इसका कारण क्या हो सकता है। रीजन में बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई कैटायन या एक्टिव एनायन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कैटायन के तौर पे कौन मौजूद है, H+ मैंने आफ्टर पूरा रिएक्शन, और एनायन के तौर पे कौन मौजूद है, OH-, दोनों ही है वाटर से मिल रहा है, जो बेसिकली वाटर तो लगभग ना के बराबर H+ OH- आयन देता है, क्योंकि वाटर खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो मैंने कहने के लायक उतना एक्टिव कोई H+ मैंने एक्टिव कोई कैटायन या एनायन नहीं है मौजूद, इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं बोल सकते हम लोग। क्योंकि बिकॉज में क्या लिखना है यहाँ पर, बिकॉज में लिखेंगे क्या, एक्टिव कैटायन या एनायन यहाँ पर एब्सेंट है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, एनायन वो नहीं है, बिकॉज एक्टिव कैटायन एनायन इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए इसको कॉम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं बोल सकते। और इस केस में देख पा रहे कि जो सॉल्यूशन हो रहा है उसका pH कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, क्योंकि लास्ट में वाटर रह गया। वाटर कितना H+ प्रोड्यूस करते हैं उतना ही OH- प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल बन गया। तो इस वजह से इस टाइप का जो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस के बाद जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उसमें कोई लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं दिखेंगे, मैंने कोई कलर का चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता है। नो इफेक्ट टूवर्ड्स क्या लिख सकते हैं, टूवर्ड्स
लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ पर यूज होता है? लिटमस पेपर यूजुअली यूज होता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है वो सब कुछ देखने के लिए लिटमस पेपर को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब एक इंडिकेटर है बेसिकली, एसिड या बेस उपस्थित है कि नहीं वो चेक करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर कोई कलर का चेंजेस नहीं देख पाएंगे लिटमस पेपर का, क्योंकि द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर लिटमस अपना कलर चेंज नहीं करता, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे टाइप का सॉल्ट का। अच्छा, ऐसे हाइड्रोलाइसिस का एक नाम है और एक नाम, इसको कहते हैं क्या? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं इस हाइड्रोलाइसिस को, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं इस हाइड्रोलाइसिस को। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे टाइप का सॉल्ट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनाता है। पहला एग्जाम्पल जैसे हो गया अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl बनाएगा। HCl जो है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था क्या? वीक बेस था। ऐसे और एग्जाम्पल था जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 जैसे और हो गया क्या? कैल्शियम क्लोराइड। जैसे और हो गया क्या एग्जाम्पल? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो ये सब लोग क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल जैसे NH4Cl के ऊपर दिखा देता हूँ, ये कैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो NH4Cl को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर में तो वो क्या देगा वो देख लेते हैं पहले। तो इन वाटर इट विल गिव, तो एमोनियम जो आयन मिल रहा है ना अमोनियम क्लोराइड से, वो बनाएगा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो बेसिकली एक वीक बेस होता है। और साथ में क्या मिलेगा? Cl माइनस जो है वो H प्लस को लेकर क्या बना देगा? HCl, जो बेसिकली क्या है? एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सारे चीज़ें हो रहा है, माने आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इट विल गिव ammonium hydroxide which is a weak base and HCl which is a strong acid. This is why ammonium chloride is called salt of strong acid weak base salt. समझ गए क्यों इसको strong acid weak base salt बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें weak base मिल रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है जो बेसिकली क्या है? HCl है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड को आयनाइज कर लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, क्योंकि सॉल्ट आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसका पूरा आयनाइजेशन पॉसिबल है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको आयनाइज नहीं करेंगे। वीक बेस जो होता है उसका आयनाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक बेस आर ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बट HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉम्प्लीट आयनाइजेशन इज पॉसिबल है। तो इस तरीके से चीज़ मिल गया। बोथ साइड से Cl माइनस कट गया, तो रह जा रहा है कि एक्चुअली फाइनल इक्वेशन जो रह जा रहेगा वो उसको लिख लेते हैं। तो इस साइड में अमोनियम आयन रह गया, वाटर रह गया, और प्रोडक्ट साइड में क्या रह गया? एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड रह गया, और रह गया क्या? H प्लस। यही बात इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन मौजूद है? H प्लस मौजूद है। H प्लस का मतलब क्या हो गया? मैंने एक वाला सॉल्यूशन हो गया एसिडिक सॉल्यूशन बन गया एक। H प्लस रहने का मतलब क्या? सीधा सीधा मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वाला सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, मैंने उसका जो pH होगा वो 7 से कम आएगा। मतलब कोई लिटमस पेपर ब्लू होगा तो रेड बना देगा, वो क्या बना देगा? एक्चुअली कोई एक लिटमस पेपर है मेरे पास, लिटमस जो पेपर होगा तो उसका कलर चेंज कर देगा। कहाँ से कहाँ कर देगा? उसका जो ब्लू कलर है उस ब्लू को एक्चुअली रेड बना देगा। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक होगा ही क्यों नहीं, यहाँ पर H प्लस है ना रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से ऐसे करके हाइड्रोलाइसिस हो गया। देखो हाइड्रोलाइसिस तक तो ठीक था, हमें बस कैलकुलेशन करना है हाइड्रोलाइसिस के बाद इस पूरा जो सॉल्यूशन है उसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, या pH कितना है, या और भी नए नए चीज़ें को हम लोग सीखने वाले हैं इसके अंदर। वो सब कुछ हमें ढूंढना पड़ता है, वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ KH का मतलब है डिग्री
मैंने हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं KH को। KH का कैलकुलेशन करेंगे और क्या क्या निकालेंगे, KA एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, H को भी निकालेंगे। H का मतलब है क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और क्या निकालेंगे, कितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर, वो निकालेंगे। और उससे एंड में pH निकालेंगे। मैंने ये सब कुछ कैलकुलेशन करना है हमें। अभी के लिए किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं इतना सब कुछ, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। ये सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा, एक के बाद एक निकालना पड़ेगा। सिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यही है हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो पहले हम लोग KH को निकाल लेते हैं। जो एंड में मैंने एक्चुअली एक रिएक्शन लिखा था ना, सो KH कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होगा ये वाला रिएक्शन, उससे KH निकालेंगे। KH का मतलब है क्या, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इसका मतलब लिख लो पहले, इसको कहते हैं क्या एक्चुअली, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो उसको निकालेंगे, तरीका क्या होगा, सेम तरीका जैसे हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं, तो वैसे ही KH भी निकलेगा। तो प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट साइड में कौन कौन मौजूद है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और H+ है। और रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है, अमोनियम आयन है और वाटर है। बट वाटर को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम को जस्ट लिखना है। तो यही होगा KH का फॉर्मूला। इजी था, KH का फॉर्मूला निकल गया। तो यही हो गया KH का फॉर्मूला हम लोगों का। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखते हैं। एक बॉक्स कर दो उसके चारों तरफ। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला KH निकालने का इस सॉल्ट के लिए। कौन से टाइप का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट के लिए। अब यहाँ पर वीक बेस क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, इसलिए। तो कौन सा बेस बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना था, एक वीक बेस है एक ठो। और वीक बेस के लिए ऑलवेज क्या लगता है, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग से देखना पड़ता है, लाइक KB हो गया। तो इस केस में हम लोग बेसिकली KB को निकालेंगे, KA को नहीं, KB को निकालेंगे। तो उसमें क्या क्या मिलता है एक्चुअली, अमोनियम आयन मिलता है और क्या मिलता है एक्चुअली, OH- आयन मिलता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से इसके हिसाब से KB का कितना होगा वैल्यू, KB विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा KB का वैल्यू। अब एक काम करते हैं, KH और KB को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने KH का जो वैल्यू निकला था उसको मल्टीप्लाई करेंगे KB के वैल्यू से। अभी जो KB मिला है, जो बेसिकली कितना मिला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला जो फार्मूला चला है, ये फार्मूला KB का है। तो इस फार्मूला से जो KB और KH निकला उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, तो इस साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस साइड में H+ था और नीचे था क्या, अमोनियम आयन, और इसके ऊपर में था क्या क्या, अमोनियम आयन, OH- आयन, और नीचे कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट फट जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कट गया बोथ साइड से, अमोनियम आयन कट गया, तो रह गया क्या बेसिकली, H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो बेसिकली क्या था हम लोगों के लिए, KW। इसी को तो KW कहते हैं ना। तो बेसिकली हमें रिलेशन मिल गया, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बन गया एक्चुअली, KW बन गया। या चाहे तो इससे एक्चुअली सिर्फ KH को निकाल सकते हैं। तो KH कितना बन जाएगा, इस हिसाब से KH बन जाएगा तो KW/KB। तो इसको याद रखना है हमें। तो KH कितना होता है, एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए इतना होता है। क्या इतना होता है, KH इज इक्वल टू होता है क्या, KW/KB। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। बट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बाय बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इतना तक लिख लिया सब लोगों ने। तो ये था हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन। तो H क्या है यहाँ पर एक बार लिख लो, H का मतलब है क्या, स्मॉल h का मतलब था क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। लिख लो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अल्फा था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ही है कि सेम कॉन्सेप्ट है। अब जस्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया स्मॉल h, अल्फा के बदले, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना।
तो इनिशियली मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था इसका C था, तो इनका कितना था इनिशियली 0 था। अब मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ जो हाइड्रोलाइसिस है वो H होगा, तो एट इक्विलिब्रियम में एमोनियम कितना रहेगा एक्चुअली C माइनस CH रहेगा एमोनियम। पहले था C, अभी कितना हो गया C माइनस CH, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस कितना रहेगा CH करके रहेगा। तो हम लोग अभी भी देखा था कि KH जिसको कहते हैं क्या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, वो कितना था, कैसे निकालते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या था एक्चुअली एमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन था ना। अब सब में वैल्यू पुट करने का बारी आ गया। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना था CH था, इसका कितना था CH था, बट इसका कितना था C माइनस CH, जिसको लिख सकते हैं ऐसे करके भी लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस H। तो वो देखो ऊपर नीचे से C कट गए एक, तो रह गया क्या एक्चुअली CH² डिवाइडेड बाई 1 माइनस H, ए रह गया H का वैल्यू। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो H है मैंने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है बहुत ही छोटा होगा एक से, मान लेते हैं कि H का जो वैल्यू होगा वो 1 से बहुत ही छोटा होगा, ऐसे एजम्पशन करेंगे। तो फिर 1 माइनस H जो हो गया ना वो लगभग 1 हो गया, जिस वजह से क्या हो गया KH इक्वल टू क्या हो गया जस्ट CH² हो गया। तो एक और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया, मैंने हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इजिकल टू क्या हो गया इनिशियल कॉन्सेंट, C मतलब क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C का मतलब था क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू H², H मतलब क्या था डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो एक फार्मूला आ गया नया फार्मूला KH का, KH इजिकल टू क्या हो गया CH², या चाहे तो हम लोग H निकाल सकते हैं अलग से यहाँ से। तो H बाई H² इजिकल टू क्या लिखेंगे एक्चुअली KH बाई C लिखेंगे, या H इजिकल टू क्या लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ KH बाई C लिखेंगे। तो और एक नया फार्मूला आ गया हम लोग का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को निकालने का फार्मूला आ गया, जो वो कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ KH बाई C हो गया, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो ये वाला काम भी पूरा हुआ H को निकालने का, मैंने यही हो गया फाइनल फार्मूला H को निकालने का, जो क्या हैगा स्क्वायर रूट ऑफ KH बाई C होगा। इतना समझ गए। अब देखो KH का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकल के रखे थे, किसी को याद है तो बताओ KH का वैल्यू कितना था KW बाई KB था, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो H इजिकल टू तब क्या हो जाएगा पूरा चीज़ हो जाएगा कितना KW बाई KB इंटू C, ये हो गया फाइनल फार्मूला ऑफ H, मैंने H निकालने का फाइनली फार्मूला आ गया, जो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ KW बाई KB इंटू C, यही है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को निकालने का फाइनल फार्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, तो H निकालने के बाद बाकी कौन रह गया, H प्लस का वैल्यू निकालना है। H प्लस को निकालने के लिए एक चीज़ में गौर से देखना है यहाँ पर, तो इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से H प्लस कितना बन रहा था CH बन रहा था। देखो इक्विलिब्रियम में H प्लस कितना फॉर्म हुआ CH फॉर्म हुआ। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम में कितना है CH है, कितना है CH है, और H का वैल्यू अभी निकाला था हम लोगों ने, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो C इंटू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ KW बाई KB इंटू C हो गया, जो बेसिकली कितना हो रहा है सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एक्चुअली ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू KW बाई KB आ जाएगा। तो ये हो जाएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। मैंने और एक काम हम लोग ने कर लिया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आ गया फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए। तो H प्लस निकालने का फॉर्मूला भी आ गया, क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू KW बाई KB, ये हो गया H प्लस का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो H प्लस निकालने के बाद क्या निकालना होता है pH निकालना होता है। pH का मतलब क्या था माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली pH बोलते हैं। सो pH कितना होगा फिर, तो इस पूरे चीज़ का माइनस लॉगरिथम करेंगे जो अभी निकला H प्लस का वैल्यू, तो इसका माइनस लॉगरिथम कर देते हैं पूरा चीज़ का। तो पूरा चीज़ क्या था एक्चुअली C इंटू KW बाई KB और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में हाफ, इतना था। अब इस हाफ को सामने ला सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा बेसिकली हाफ सामने आ गया लॉग का, और बाकी चीज़ों का लॉगरिथम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस
सी हो गया माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू हो गया और माइनस लॉग ऑफ के बी हो गया। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है। जो बेसिकली और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है बेसिकली हाफ इंटू, अच्छा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को ही तो पी के डब्ल्यू कहते हैं ना हम लोग, जिसका वैल्यू भी था एक्चुअली 14 था, मैं डायरेक्ट 14 लिख रहा हूँ एक्चुअली। और अच्छा माइनस लॉग ऑफ के बी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी के बी भी कहते हैं, तो इसको डायरेक्ट मैं पी के बी लिख रहा हूँ और माइनस लॉग सी को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ माइनस लॉग सी बोलकर। तो यही हो गया एक्चुअली पीएच निकालने का फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पीएच निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग पीएच ढूंढ पाएंगे एक सॉल्ट जो एक्चुअली किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है। तो मैंने पीएच निकालने का फॉर्मूला किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट का पीएच निकालने का फॉर्मूला। इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा हम लोगों का। तो इस तरीके से पूरा हो गया। तो एक टाइप का सॉल्ट हम लोग ने और एक टाइप का सॉल्ट सीख लिया, ठीक है ना। और कौन से सॉल्ट बाकी रह जा रहे हैं हमें, अभी भी और भी दो टाइप का सॉल्ट बाकी रह गया। जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और एक है वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। उनके लिए भी यही सेम काम करना पड़ेगा, मैंने उनके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। एच का वैल्यू निकालना, के एच का वैल्यू निकालना, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना और उससे लास्ट में जाकर पीएच निकालना। सब लोग कर सकते हैं हम लोग बैठ के। नाउ हेडिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने पहले का उल्टा हो गया ये वाला चीज। यहाँ पर एसिड हो गया वीक और बेस हो गया स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे हाइड्रोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लिख देना छोटा सा करके कि इसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं ऐसे टाइप का सॉल्ट का। जैसे पहला एग्जाम्पल होगा तुम्हारा सोडियम एसीटेट CH3COONA। जैसे और एग्जाम्पल हो गया क्या, सोडियम फॉर्मेट HCOONA। जैसे हो गया तुम्हारा सोडियम साइनाइड NaCN। जैसे हो गया पोटेशियम साइनाइड KCN। जैसे हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बेरियम कार्बोनेट BaCO3 एट्सेट्रा। मैंने ये सारे टाइप ऑफ सॉल्ट जो है ना, वो सारी हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देगा, एक वीक एसिड देगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। तो जैसे इसमें फर्स्ट में कौन सा एग्जांपल आ रहा है, सोडियम एसीटेट ना, उसी को ही लेकर दिखा देता हूँ। तो सोडियम एसीटेट को आयनाइज करके देख लेता हूँ क्या मैंने हाइड्रोलाइसिस से क्या दे रहा है वो सॉल्ट। तो सोडियम एसीटेट को रिएक्शन करना है वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा एक्चुअली, देखो सोडियम एसीटेट आयनाइजेशन से एसिटिक एसिड देगा और देगा क्या एक्चुअली, और देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते ही है एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बेस था, और एसिटिक एसिड जो था क्या एक्चुअली एक वीक एसिड था। तो मतलब ये हुआ ना इस टाइप का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा आयनाइज करके लिख लेते हैं, क्योंकि इस सॉल्ट है, सॉल्ट तो पूरा आयनाइज होता है। तो आयनाइज होकर क्या देगा, एसिटेट आयन देगा और Na+ आयन देगा। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। एक वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, जैसे था वैसे ही छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है तो इसका पूरा आयनाइज्ड होगा। तो ऐसे करके आयनाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं बोथ साइड से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है ना, हो रहा है। Na+ बोथ साइड से कट गया। अच्छा, इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है उसको और एक बार लिख लेते हैं। क्या रह जाएगा, और इस साइड में क्या रह गया, CH3COOH और OH- आयन रह गया। तो यही हो गया फाइनल इक्वेशन। इसी को कहेंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस का फाइनल इक्वेशन। और इस फाइनल इक्वेशन में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर OH- का प्रेजेंस, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो ये बेसिक नेचर का होगा। माने इसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर चेंज क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिटमस जो कलर होगा चेंज क्या होगा, रेड से ब्लू में जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर,
क्योंकि यहाँ पर OH माइनस रह गया। जैसे प्रीवियसली क्या था, H प्लस आयन रह गया था, इसलिए वो एसिडिक हुआ था, यहाँ पर बेसिक बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम बाकी रह जाता है यहाँ पर, वही सेम KH, H, KB, KB तो नहीं होगा यहाँ पर, Ka होगा क्योंकि एसिड वीक है, और H प्लस और pH निकालना, यही सब कुछ यहाँ पर करना है। तो पहले KH को निकाल सकते हैं यहाँ से, तो KH इक्वल टू क्या लिखेंगे सिंपली इस इक्वेशन की मदद से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। KH का मतलब क्या था, फिर से याद दिला दो, इसको कहता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो CH3COH और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ठीक है, अब H2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक्चुअली लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वीक है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। और यहाँ पर कौन सा वर्सन वीक है, बेस ना एसिड, एसिड वीक है। कौन सा एसिड, वीक एसिड बन रहा है यहाँ पर, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आयनाइज होने से क्या मिलता है एक्चुअली, CH3COO माइनस प्लस H प्लस मिल रहा है। ठीक है, अब उसके लिए जो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वीक एसिड के लिए Ka यूज़ करते हैं। तो Ka इजकल टू क्या लिख सकते हैं, CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, CH3COOH लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, Ka और KH को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड को, KH और Ka को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा, देखो बहुत सारी चीज़ें कट फट हो जाएगा। तो एक बार लिख लो फिर से जो जो था, Ka के बदले क्या लिखोगे एक्चुअली, ये सारी चीज़ें मैंने उल्टा KH के बाद पहले लिख रहा हूँ, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिखना है लिखो, और इसको लिख दो। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ H प्लस और OH माइनस रह जाएगा। देखो इससे COOH और CH3COH कट गया ऊपर नीचे से, और यहाँ पर CH3COO माइनस और CH3OO माइनस कट गया। तो मतलब यहाँ पर भी रह गया कौन कौन, एक H प्लस रह गया और एक OH माइनस रह गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर फाइनल रिलेशन मिल चुका है हमें, क्या मिला है रिलेशन कि Ka, मतलब Ka का मतलब था क्या, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इनटू KH मतलब था हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इजिकल टू क्या था, KW, या यहाँ से एक्चुअली KH को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जो बेसिकली कितना होगा, KW बाई Ka, और इसी को याद रखेंगे हम लोग, इसी को कहते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यही हो गया फॉर्मूला, KH का फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। जैसे KH निकाला, हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे क्या एक्चुअली, H को वैल्यू निकालेंगे, H का वैल्यू। तो H को वैल्यू निकालने के लिए मुझे वो हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन फिर से एक बार दोहराना पड़ेगा। क्या था इक्वेशन हाइड्रोलाइसिस का, CH3COO माइनस प्लस H2O, और जिससे मिल रहा था क्या मुझे एक्चुअली, CH3COOH, और मिल रहा था क्या, OH माइनस आयन। अब मान लेते कि इनिशियली मान लेते कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C था, तो इनका कितना हो गया, 0 हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अब एट इक्विलिब्रियम में मान लेते कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है H है, तो ये कितना रह गया, C माइनस CH, और ये लोग कितना बनेगा, CH करके बनेगा। और इससे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, KH के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। KH था क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ये था ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो CH3COH का वैल्यू था CH, OH का था भी CH, और इसका था कितना, C को कॉमन बाहर कॉमन कर लिया, तो C इंटू 1 माइनस H हो गया। तो ऊपर नीचे से C कट गया, और फाइनली क्या रह जा रहा है यहाँ पर, CH² बाई 1 माइनस H। अब यहाँ पर अल्फा को माने H को बहुत ही छोटा मानेंगे एक से, तो 1 माइनस H का वैल्यू क्या होगा, लगभग 1 हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा KH का, KH विल बी इक्वल्स टू CH², और जिससे एक्चुअली H का वैल्यू आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ KH बाई C। अच्छा, प्रीवियसली हम लोग KH को निकाल के रखे थे, देखो जो था क्या, KW बाई Ka, तो मतलब इसके वजह से क्या हो गया, ऊपर का फॉर्मूला KW बाई Ka इंटू C हो जाएगा। तो यही हो गया फाइनल फार्मूला ऑफ H, मैंने H निकालने का भी फाइनल फार्मूला आ चुका है हम लोगों का, कितना आया है, H इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ KW बाई Ka इंटू C।
और ये वाला H किसके लिए है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बार बार याद रखना, मतलब H का फॉर्मूला चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट, मतलब हर एक टाइप का सॉल्ट के लिए अपना एक H का अलग फॉर्मूला होगा, हर एक टाइप का सॉल्ट के लिए अपना एक H का भी फॉर्मूला होगा, और हमें याद तो रखना पड़ेगा इनको ही कि H का क्या हो रहा है फॉर्मूला। और जैसे H निकाला तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर OH बन रहा है ना इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं एक्चुअली, कितना OH माइनस बन रहा है वो भी निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, CH, क्योंकि CH अमाउंट ऑफ OH माइनस यहाँ पर बन रहा है। अब H का वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाला था, तो यहाँ पर पुट कर दो C इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, कि H का वैल्यू क्या था, KW/KA इंटू C था ना, तो ये पूरा चीज़ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया बेसिकली C इंटू KW/KA, ये हो गया फॉर्मूला OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का। अब OH का निकल गया तो यहाँ से POH भी निकाल सकते हैं माइनस लॉगरिथम करके बोथ साइड को, क्योंकि माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, POH, तो इस पूरा चीज़ का माइनस लॉगरिथम करना पड़ेगा। तो माइनस लॉगरिथम करेंगे तो क्या हो गया, ऐसे हो गया बेसिकली। तो इस हाफ को सामने ले आ जाओ, तो हाफ सामने आ गया, और बाकी सारी चीज़ों को जस्ट लॉगरिथम करो, सिंपल लॉगरिथम, तो क्या हो गया बेसिकली, ये ऐसे करके हो रहा है पूरा चीज़ें, कि इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हो गया हम लोगों का। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली देखो हाफ इंटू 14, मैंने KW का वैल्यू कितना था, लॉग माइनस लॉग KW का वैल्यू था 14 था, तो 14 माइनस PKA माइनस लॉग C था, ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मत भूलो, ये POH का फॉर्मूला है, हमें तो चाहिए PH का फॉर्मूला, बट हम लोग जानते हैं क्या है, PH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है ना, ये जानते हैं। सो देयरफॉर PH कितना हो गया, PH इजिकल टू हो गया क्या, 14 माइनस POH होता है, और POH का वैल्यू निकल के रखा थे, तो 14 माइनस क्या करेंगे, हाफ इंटू पूरा चीज़, 14 माइनस PKA माइनस लॉग C करेंगे, तो इस 14 को कैलकुलेशन में अंडर ले आएंगे तो क्या होगा, फाइनल फॉर्म क्या रह जाएगा एक्चुअली, हाफ इंटू 14 प्लस PKA प्लस लॉग C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल pH का फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ क्या, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस इज द फाइनल pH फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल pH फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत।